Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sir Fazan and I am going to teach you physics. We are starting a chapter number 5, which is gravitation. This chapter is all about gravitation. So in this today's lecture, we will be looking forward for the answer of these questions. I have mentioned on the page for you. First question is, who gave the idea of gravity? कि जो ग्रेविटी का आइडिया था ये किस फिलोसोफर के माइंड में आया था. सेकंड, कि ये कब ग्रेविटी का जो आइडिया था, व्हेन वाज इट प्रेजेंटेड, व्हेन वाज द आइडिया ऑफ ग्रेविटी प्रेजेंटेड. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट एक्चुअली द ग्रेविटी इज. ये ग्रेविटी होती क्या है, ग्रेविटी किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ को, किस फिनोमिना को हम ग्रेविटी बोलते हैं. And finally we will be discussing about the law of gravitation, which is a very important law of gravitation. Let's start with the first question, who gave the idea of gravity. I want you to open your physics books, and on the page 107 there is a name of the scientist who gave this idea. Students, Sir Isaac Newton वो पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने ग्रेविटी का जो आइडिया था वो दिया था. सर आइजैक न्यूटन. आई वांट यू टू अंडरलाइन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फर्स्ट. सर आइजैक न्यूटन गेव द आइडिया ऑफ द ग्रेविटी एंड इट was presented, this idea was presented in 1665. So these two questions may be asked in objective paper. They are usually asked. So इसके पीछे एक स्टोरी है जी. उस वक़्त के फ़िलासफ़र्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. चैलेंज ये था कि वो जब यूनिवर्स को देखते थे, जब वो प्लैनेट्स को देखते थे, तो वो सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कल में मूव कर रहे हैं. सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं. जैसे हमें पता है कि जी आवर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सपोज दिस इज़ द सन एंड दिस इज़ आवर अर्थ, and we know earth goes around the sun. लेकिन किसी भी अर्थ के लिए या किसी भी प्लैनेट के लिए सर्कल में मूव करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसको वो फोर्स ना मिले जो उसको सर्कल में घुमा के रखे. क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि ये अर्थ जो है या कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को कंटिन्यू तो रख सकती है, बट if force is not acting upon this body, this cannot move into the circular path. If we want this earth, or if we want any body to stay in a circle, there is a need of the force. Force is required for the body to keep them in a circular path. So that force was unknown at that time, and philosophers of that time were making efforts to know about this force. कि कौन सी चीज़ है जिन्होंने सारे प्लैनेट्स को जो है वो सर्कल में रखा हुआ है. एज वी नो मूव्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो ऑल द प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स. सो विच थिंग हैज़ kept them in a circular path. So we know this is not possible without force. और ये क्वेश्चन था उस वक़्त के साइंटिस्ट के लिए 1665, और उससे पहले जो है वो जो दौर था, टाइम था, उस टाइम के फ़िलासफ़र्स के लिए ये चीज़ उन्हें बड़ी परेशान करती थी. कौन सी चीज़ है जिसने इसको सर्कल में बांध के रखा हुआ है. इसी तरह न्यूटन जो है, जब इसको से स्टोरी जो है वो आपने पहले भी सुनी होगी कि न्यूटन जो है वो बाग में बैठे हुए थे और उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा. एप्पल जब ट्री से अटैच हुआ, हालांकि न्यूटन जब बैठ के उनके जहन में जो मेन क्वेश्चन था, बुनियादी सवाल था, वो यही था कि ये प्लैनेट्स सर्कल में रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं. दिस वाज द मेन क्वेश्चन ही वाज थिंकिंग अबाउट. तो अचानक एक एप्पल जो है वो अटैच होकर ट्री से नीचे गिरा. जब वो नीचे गिरा तो उसने उस बात को एक मिनट के लिए साइड पे करके
ये सोचना शुरू किया कि ये जो एप्पल है ये नीचे क्यों गिर के डी अटैच होके नीचे क्यों गिरा है, ये दाएं बाएं राइट लेफ्ट या ऊपर को क्यों नहीं गया। तो यहाँ से उसने ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द ग्रेविटी। उसने कहा था कि ये कोई कुव्वत है, कोई फोर्स है जिसने इस एप्पल को जो है वो नीचे की तरफ खींचा है। और उसने कहा कि नीचे तो अर्थ है, देयर इज़ अ बिग बॉडी जो कि अर्थ है, और डेफिनेटली अर्थ ने ही इसको नीचे खींचा होगा। उसने ही थॉट इट, उसने ऐसा सोचा कि ज़मीन ने इसको नीचे की तरफ खींचा होगा। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने नाम दे दिया था कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन कि जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो सारी चीज़ें नीचे जाती हैं। नीचे लेके जाने के लिए डेफिनेटली कोई फोर्स रिक्वायर है, फोर्स के बगैर तो बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो ज़मीन ने बॉडीज़ पे फोर्स लगाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द अर्थ एंड इफ़ वी ड्रॉप एनी बॉडी it will fall down. So there is a force, there is a driving force behind this. So that force is force of attraction, and this force of attraction is known as gravity. What we call this? Gravity. कुव्वते सकल जिसे हम कहते हैं, force of attraction, gravity. यानी ज़मीन जो है चूँकि it is a big mass, therefore it attracts everybody. ज़मीन एक बहुत बड़ा मैस है। स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसी का नाम ग्रेविटी होता है। और ज़मीन जो है ये एक चूँकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसका मैस होता है, इस वजह से ये तमाम चीज़ों को अपने ऊपर पड़े हुए या अपने इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को, दूसरे मैसेज को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसका मैस होता है। मैस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जिस बॉडी के पास भी मैस है वो दूसरे मैसेज को अपनी तरफ खींच सकता है। यानी जिस बॉडी के पास भी, हर बॉडी का मैस होता है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम होता है। जैसे अर्थ का बहुत ज़्यादा मैस होता है, इस वजह से अर्थ जो है ये दूसरे बॉडीज़ को विद द सिग्निफिकेंट फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है। जबकि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल ट्री जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी मैस होता है। वॉल, इसका भी मैस है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। दिस वाज कंक्लूडेड कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, और इसी जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उसको ग्रेविटी हम कहते हैं। अब देखें जी, एक लाइन हमें क्लियर होगी कि इन दिस यूनिवर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। किसके साथ अट्रैक्ट? तो किसी फोर्स के साथ किया जाता है, तो उसी फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है, और इसी जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उसको ग्रेविटी हम कहते हैं। अब देखें जी, एक लाइन हमें क्लियर होगी कि इन दिस यूनिवर्स, आई एम नॉट सेइंग दैट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। किसके साथ अट्रैक्ट? तो किसी फोर्स के साथ किया जाता है, तो उसी फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो अब हम आते हैं जी कि ये भी हमने पढ़ लिया व्हाट एक्चुअली द ग्रेविटी इज़ नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मैसेज। ये बात जहन में रखें, ग्रेविटी जो है ये सिर्फ अर्थ से रिलेटेड नहीं होती, ये हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है।
यानी ये टर्म ग्रेविटी इज़ नॉट रिलेटेड टू द अर्थ ओनली। ठीक है, अर्थ का मैस ज़्यादा होता है और ज़्यादा फोर्स के साथ, ताकत के साथ दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन बाकी जो इसके ऊपर बॉडीज़ हैं वो हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन चूंकि उनका मैस कम होता है तो वो फोर्स जिसके साथ वो खींचती हैं वो भी काफ़ी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू दी फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दी अदर बॉडीज़। अब हम आते हैं जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अब हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द न्यूटन। और इस ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ ये कहता है, पहली स्टेटमेंट इस लॉ की ये है कि इस पूरी यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। चलें, एक बात ये होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ वी टेक टू बॉडीज़, if we consider two bodies, this is body whose mass is m1 and this is second body whose mass is m2. m1 will apply force on m2, m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगी, क्या लगा के? फोर्स लगा के। m2 भी m1 को अपनी तरफ खींचेगी, क्या लगा के? फोर्स लगा के। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी ग्रेविटी कहते हैं। अब ये मैस m1 है, ये m2 है, एंड दीज टू मैसेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो d डिस्टेंस है, दिस इज़ नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज, दिस d is the distance between the center of these two masses. We will take the center of these two masses. We will not only measure the distance from this side to this side. You know, I hope के ये बात समझ में आ गई आपको। This is body whose mass is m1. This is body whose mass is m2. And these two bodies are separated by a distance d. अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए तो फोर्स चाहिए होती है। पहला लॉ की स्टेटमेंट तो ये होगी कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। अब ये क्वेश्चन कि कितनी फोर्स के साथ हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, विद हाउ मच फोर्स। लॉ की जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें हमने ये बात क्लियर करनी है कि जो दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो ये है कि इस बॉडी का जितना मैस है और इस बॉडी का जितना मैस है, इन दोनों बॉडीज़ का जो मैसेज हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। यानी कि अगर इन दोनों बॉडीज़ के जितने मैसेज ज़्यादा होंगे, जितनी ये बॉडीज़ बड़ी बड़ी बॉडीज़ होंगी, ज़्यादा मैसेज वाली हैवी बॉडीज़ होंगी, उतनी ज़्यादा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर इस बॉडी का मैस 2 kg है और इसका मैस 3 kg है, तो इनके दरमियान इनका प्रोडक्ट कितना बनता है? 3 × 2 इट विल टर्न टू बी 6। चलें जी, ये 6 जब प्रोडक्ट है तो इनके दरमियान एक फोर्स की वैल्यू है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ और इसको जो है वो 6 कर देता हूँ। अब इन दोनों, अगर इसका मैस लेट्स सपोज के मैंने 3 से बढ़ा के 6 कर दिया, मैंने दूसरी बॉडी यहाँ पे रिप्लेस करवा दी और इस बॉडी को ही जगह पे दूसरी बॉडी मैंने रख दी, उसका मैस 4 है। अब इसका प्रोडक्ट कितना बनता है? 6 × 4 24। अब ये प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैस ज़्यादा होगा दोनों का तो इनके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होगी। ये मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, कि दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैसेज। अगर ज़्यादा मैसेज के हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स भी ज़्यादा होगी। कम मैसेज के हैं तो प्रोडक्ट कम होगा, मल्टीप्लाई होकर आंसर छोटा आएगा और फोर्स भी वीक होगी। अब दूसरा भी एक फैक्टर है यहाँ पे। वो फैक्टर कौन सा है कि अगर इन दोनों बॉडीज़ जिसका मैस m1 है और m2 है, इनका मैं अगर डिस्टेंस कम या ज़्यादा करता हूँ तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई असर पड़ेगा?
तो ये बात जहन में रखें कि जो फील्ड फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये हमेशा डिस्टेंस पे इफ़ेक्ट करती है। यानी अगर आप डिस्टेंस को ज़्यादा या कम करते हो, ये फोर्स जो है ये चेंज होती है। अब ये चेंज होने का मतलब क्या है? चेंज होने का मतलब ये है कि अगर आप इनका डिस्टेंस बढ़ा देते हो, डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देते हो, तो ये फोर्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देते हो, इंक्रीज़ कर देते हो, तो ये फोर्स कम हो जाएगी। यानी दो मैसेज का दरमियानी फासला आप अगर बढ़ा देते हो तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसको हम इनवर्स प्रोपोर्शन का कहते हैं। और मैथमेटिकली जो है वो इसके डी के ऊपर आपको स्केल डालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करते हैं। जो फील्ड फोर्स होती है ये हमेशा इनवर्स स्केल लॉ को ओबे करती है। डिस्टेंस बढ़ाने से ये क्या है, मैस बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। ठीक हो गया। मैस कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस क्यों हो गया? डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा नहीं होगी, ये कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का जिसे हम रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक ये चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म आपके ज़हन में होनी चाहिए, और दूसरी ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से क्लियर होगी। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। ये स्टेटमेंट यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम योर बुक। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with the force which is directly proportional to the product of their masses, जो बात मैंने पहले बताई आपको, and inversely proportional to the square of the distance between their centers। ठीक है, between their centers। तो यहाँ पे दो हमारे पास जो हैं रिलेशन एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, यानी कंबाइन करने का मतलब ये है कि ये एफ और ये एफ दो बार आ रहे हैं। अब इसको वन टाइम लिख देते हैं। ये सिंबल प्रोपोर्शन का इसको भी वन टाइम लिख दिया। ये m1 और m2 जो हैं दे आर नॉट इन डिनोमिनेटर, दे आर इन न्यूमरेटर। सो वी विल कैन राइट इट m1 m2 एंड दिस इज इन डिनोमिनेटर। सो कंबाइनिंग these two 1 and 2, combining 1 and 2 we have this। so proportionality से equality में जब भी हम आते हैं we have to introduce some constant, and that constant here is to get correct mathematical value. Whenever we move from proportionality to equality we have to introduce some constant. This is new thing. This is the mathematical form of law of gravitation. Let's talk about G. G is the gravitational proportionality constant. General name of this capital G is proportionality constant. What we call this? Proportionality constant. The value of G is not going to change. It is same everywhere. And what is the value of G? This is the constant value, और ये चेंज नहीं होती। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज़ 6.67 मल्टीप्लाई 10 to raise power -11। This is the value of capital G, 6.67 multiplied 10 to raise power -11. This is a very small value because there is minus time a number 10 to raise power. So this is a very small value. This value is same everywhere. In the complete universe ये वैल्यू कैपिटल G की चेंज नहीं होती। ये पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस वजह से इसका दूसरा नाम जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है। इस कैपिटल जी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 to raise power -11।
So students, what should be the unit of this capital G? What should be the unit of this universal constant? It is assignment for you. Formula is there. Uh, you can with the help of this formula you can find out the unit of this capital G. And I want you to find out the unit of this capital G by yourself. How? Okay, let me give you some tips. This is capital G. If we shift this rest of the quantity to the other side, m1 m2 over d square, so what will be the value of capital G? जी और एफ अपनी जगह पे हैं. ये m1 m2 ओवर डी स्केयर जो है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा डी स्केयर ओवर m1 m2. So with the help of this formula you can easily you can find out the value of capital unit of capital G. Unit of force is Newton, unit of distance is meter, so there is a square, so meter square, and m1 is kilogram, m2 is kilogram, so it will be kilogram square. So we can write it Newton meter square per kilogram square, so this is the unit of this capital G. So this is a very small value, therefore we don't feel this gravitational force. As we say that हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, तो हमें भी तो हमारी इर्द गिर्द वाली चीज़ें अपनी तरफ खींच रही हैं ना, लेकिन हम इस फोर्स को महसूस नहीं करते. ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई डोंट वी फील ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि बिकॉज वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज़ वेरी स्मॉल. 10 की पावर में माइनस वाला नंबर आ गया, इस वजह से देयर फोर वी डोंट फील दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. दिस इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू, इसका यूनिट दोनों आपको ज़ुबानी जो है वो याद होनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच.